तो नहीं कर होगा ये रजिस्ट्रेशन तुम्हारा नया रजिस्ट्रेशन पे छोटा। तो एक मिनट ध्यान से सुनना। देखिए ये सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये एक गैल्वानोमीटर है, पर ये गैल्वानोमीटर है, ये कैसे समझ में आ रहा है, ये दोनों तरफ डिफ्लेक्शन है, प्लस में भी है माइनस में भी, और इसमें लेकिन यहाँ एम्पियर लिखा है, तो ये माइक्रो एम्पियर लिखा है। माइक्रो एम्पियर बहुत छोटी धारा रहती है, तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक एमीटर भी है, लेकिन इसका करंट बहुत कम मेजर किया जा सकता है। तो हमको जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें जब करंट मेजर करना होता है तो वो वैल्यू काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये गैल्वानोमीटर है। अब इस गैल्वानोमीटर को यदि मैं इसकी यदि बात करूं तो इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो 500 तक जा रहा है, और यहाँ लिखा है माइक्रो म्यू ए, यानी इसके द्वारा नापा गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, 500 माइक्रो एम्पियर का होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? और यस यदि मैं ये कहूँ, ध्यान से सुनना, यदि मैं ये कहूँ कि इस गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 70 ओम हो, कितना? 71 इस गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस यदि 70 ओम हो, है ना, तो हमको करंट तो इसमें पता है कितना जा रहा है, 500 माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की घात, बोलो 10 की घात -2। 10 की घात -6, -3 10 की घात -6 होता है वो, है ना। तो इसको देखिए फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है ओम्स का, ओम्स लॉ। वो क्या बोलता है कि यदि हमको क्लास चल रही, देखो वो क्या बोलता है कि यदि करंट की वैल्यू अपने को पता हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो तो अपन वोल्टेज पता लगा सकते हैं, है ना। यदि ये डिफ्लेक्शन 500 माइक्रो एम्पियर दिखा रहा हो, 500 माइक्रो एम्पियर ये करंट है, तो 500 माइक्रो है ना, 10 की घात -6 एम्पियर। V इक्वल टू आई आर को क्या लिखा, V इक्वल टू आई यानी 500 गुणे 10 की घात -6, और इसका यदि रेजिस्टेंस 70 ओम हो तो गुणे 70 कर देंगे, तो हमको यहाँ पर जो है ये करंट, ये टोटल वोल्टेज मिल जाएगा, ये 35 मिली वोल्ट मेजर करेगा ये। समझ में आया? इन दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा, 35 इंटू 10⁻³ V वोल्ट, तो ये 35 मिली वोल्ट मेजर करेगा। ये समझ में आया सभी को? नो सर। कॉपी जैसे आपके पास कॉपी हो यदि, तो आप इनका गुणा कीजिए, 500 गुणे 10 की घात -6 गुणे 70 का गुणा करो, कितना आ रहा है बताओ मुझे, करो जल्दी से फटाफट, बिना किए समझ में थोड़ी आएगा यार, करो गुणा। कितना आ रहा है, पीटीडीसी वाले बताएं। नहीं दे रहा है क्या आप लोग? हेलो जी सर। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अभी नहीं दिख रही सर। अच्छा एक मिनट उसने बाहर कर दिया था, डिस्कनेक्ट हो गया था वो। सर दिख रही, अब दिख रही है? छोटी छोटी मुझे ये बता, ये क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इसने बाहर फेंक दिया था अभी, है ना। मुझे ये बताओ कि जब आप इसका गुणा करते हो 500 गुणे 10 की घात -6 गुणे 70, तो क्या आ रहा है? सर ये पहले जो आर क्यू लिखा है क्या, RQ 70 ओम, जी फॉर गैल्वानोमीटर, गैल्वेनोमीटर है ना। आर मतलब RG का गैल्वेनोमीटर, आर से क्या हुआ सर? अरे वो यहाँ पर जी लिखना वो भूल गया है, V इक्वल टू आई आर जी, ऐसा है, जी नहीं है, बस यही वाला RG यहाँ पर लिखना है। तुम तो ये गुणा करो यार, इसका गुणा कितना आ रहा है, 500 गुणे 10 की घात -6 गुणे 70 ओम। मेरे को भी उसका पढ़ने नहीं पड़ रहा सर, अगर इसको अगर ऐसा लिखते
सर कितना है? अरे सर 350 गुणित 10⁻² वोल्ट। हाँ 350 गुणित 10⁻² वोल्ट, बिल्कुल सही है ना। यदि इसको और Yes, सॉल्व sir. करें हम, और 10⁻, यस सर 10⁻² को मिली। हाँ तो उसको लिख दिया, इसको लिखा 35 गुणित 10⁻³ ठीक है। तो -3 को लिखेंगे मिली, तो ये हो गया 35 मिली वोल्ट। यानी ये जो गैल्वानोमीटर जो आपको सामने यहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये जब 500 पे आ रहा है तो ये कितना वोल्ट दिखा रहा है? 35 वोल्ट। इधर देखो मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? यस 500 सर। पे 33 समझ में आ गया? तो और वो Yes, मिली वोल्ट है, वो मिली वोल्ट है, तो यहाँ रेंज क्या हो गई? मिली वोल्ट में। तो हमने क्या किया, इस गैल्वानोमीटर को काय में बदल दिया? 35 मिली वोल्ट में, यानी वोल्टमीटर में बदल दिया। समझ में आ गया क्या? यस सर। है ना। वैसे यदि -500 होगा तो वहां पर -35 मिली वोल्ट आ जाएगा। ये समझ में आया क्या सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अभी ध्यान से सुनो, अभी हमने इसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं। इसका मतलब जब ये 500, ध्यान से सुनना प्लीज, जब ये 500 माइक्रो एम्पियर दिखा रहा है, तब ये एक्चुअली कितना दिखा रहा है? 35 मिली वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ये बहुत कम होता है, और हमको दूसरे एक्सपेरिमेंट यदि करना है तो उसके लिए ये वोल्टेज हमको कम पड़ता है, हमको ज्यादा वोल्टेज वाला चाहिए। यानी हम यदि वोल्टमीटर यूज करना चाह रहे हैं तो वोल्टमीटर ज्यादा रेंज का होना चाहिए। यानी 35 की जगह यहाँ पर 35 मिली वोल्ट की जगह हो सकता है अपने को 10 वोल्ट वाला चाहिए हो, 2 वोल्ट वाला चाहिए हो, लेकिन मिली वाला नहीं, इससे और ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अब ज्यादा का बनाना है। अभी तो ये पता चल गया कि गैल्वानोमीटर वोल्टमीटर की तरह काम करता है, लेकिन उसकी रेंज बहुत कम होती है। हमको ज्यादा वाला चाहिए, तो ज्यादा वाला चाहिए के लिए ये देखिए अगला डायग्राम। ये अभी हमारा क्या था, जो गैल्वानोमीटर था वो ऐसा हो गया है ना, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम है। इससे यदि हम एक कोई सर्किट है, इसमें करंट बह रहा है बैटरी के माध्यम से, यदि इसको नापना चाहें तो वो जोड़ने को हम जोड़ देंगे। एक मिनट, हाँ बीच में ऐड आ जाते हैं इसमें। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, लेकिन रेंज तक ही पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट। ठीक है, तो यदि हम अब ये जो गैल्वानोमीटर है इसको हमने वोल्टमीटर में बदला, तो इससे यदि हम कोई सर्किट को यदि नापना चाहें वोल्टेज, तो चूंकि इस वाली जो सर्किट में वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो ये हमारा खराब हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा कि वो ये जो वोल्टमीटर है या जो गैल्वानोमीटर है, एक्चुअली है ये गैल्वानोमीटर ही, इस गैल्वानोमीटर के साथ में सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा। देखिए इस पॉइंट तक काफी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, बाद में काफी पोटेंशियल ड्रॉप। ये आज थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है ना। अब ध्यान से सुनना, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो है, ये जिसके ऊपर मिली वोल्ट लिखा है, अभी तो ये वोल्टमीटर हमारा जैसा हमको चाहिए वो नहीं है, हम इसको बोलेंगे गैल्वानोमीटर ही। इसको क्या बोलेंगे हम? गैल्वानोमीटर। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा वोल्टमीटर है, इसलिए हमारे काम का नहीं, तो ये गैल्वानोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इसके अक्रॉस हमको यदि वोल्टेज को मेजर करना है, तो ये जो लाल वाला पॉइंट है और ये वाला जो 2 पॉइंट है, इसके बीच में हम क्या एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये पूरा हो गया जी, इसको क्या लिखा? जी, ये जी। और जी के ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? एक रेजिस्टेंस, ये उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया, उच्च प्रतिरोध का तार, है ना, हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो ये जो मिलके, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? चलो आज इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। तो ये जो बन गया, अब ये क्या बना है? चल नहीं रहा एक था। वोल्टमीटर बना है,
ठीक है, याद रखेंगे। जी जी यस सर। तो जी के साथ में सीरीज में उच्च प्रतिरोध, ऐसा लिख लो अपनी कॉपी में कहीं पे, जी के साथ में सीरीज में उच्च प्रतिरोध, गैल्वानोमीटर के साथ में सीरीज में उच्च प्रतिरोध, तो बन गया वोल्टमीटर। ठीक है, अभी ये कितना जोड़ें, और हमको कितने वोल्टेज वाला वोल्टमीटर चाहिए, ये मान लो मुझे 10 वोल्ट का चाहिए, तो मुझे ये कितना जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके जोड़ने से होगा क्या, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं, मैं बताता हूँ। सर आधा दिन तो मैं इधर ही रहता हूँ। माइक बंद रखिए अपना। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए। हेलो, यस सर। हाँ सभी लोग, आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो डायग्राम अभी आपको दिख रहा है ना, इस डायग्राम में ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं पीले कलर के, मेरा वो एनोटेशन वाला जो पॉइंट है ना, वो नहीं आ रहा है ना। ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इस 2 पॉइंट, यहाँ से करंट जो भी आ रहा है या इधर से जो भी करंट आ रहा है, हेलो, हाँ, इधर से जो भी करंट आ रहा है तो उसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इस रास्ते से जा सकता है, एक इस रास्ते जा सकता है। इधर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इधर बड़ा वाला साइन लगा हुआ है, तो करंट इधर से जाएगा इस बार, है ना। यदि इसको पलट के लगा लेंगे तो इधर से चला जाता है। ठीक है, तो करंट इधर से जा रहा है, इधर इसके पास से 2 रास्ते हैं, तो इस रास्ते से चले जाए या इस रास्ते से चले जाए। लेकिन इस पे हमने क्या किया, उच्च प्रतिरोध लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया है, उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध या हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट ये वाले रास्ते को ज्यादा पसंद नहीं करेगा, वो इधर से जाएगा, तो मैक्सिमम करंट इधर से चला जाएगा, है ना। तो इस वाले रास्ते से कम करंट जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको। जी सर। अब यहाँ जो लिखा है वो और समझा देता हूँ मैं। मान लो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस को Rg से दिखाएं, और जो रेजिस्टेंस क्योंकि उच्च है तो उसको यदि Rx से दिखाएं, उसको कैसे दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है Rx, और ये इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मान लिया कि इसका यदि 1 हो, इसका 9 हो, है ना, ये 9 टाइम्स इसका रेजिस्टेंस यदि ज्यादा है, ठीक है, तो V इक्वल टू IR होता है। करंट जो इधर से जा रहा है वही इधर से जा रहा है, जो करंट यहाँ से होके ऐसा जाएगा वही इधर से, उसके बाद रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के लिए एक ये लिख सकते हैं कि गैल्वानोमीटर का वोल्टेज, हेलो सुन रहे सब लोग, जी सर। स्क्रीन पे मत लिखो यार तुम लोग। तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, एक मिनट, ये देखिए, ये गैल्वानोमीटर का वोल्टेज Vg है और अननोन का रेजिस्टेंस का वोल्टेज Vx है, तो हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, Vg अपॉन Vx बराबर Rg अपॉन Rx। ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि Vg बराबर है IRg, V बराबर IR होता ना, यस सर, है ना, और वैसे Vx बराबर क्या होगा, IRx। तो Vg को Vx से यदि भाग दें तो I से I कट गया, तो क्या बचा, Vg बट्टे Vx बराबर Rg बट्टे Rx। ये समझ में आ गया सबको? नहीं सर। सर सॉल्व करके एक बार बता। सॉल्व करके बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। वीडियो भेज देना, भी सही नहीं चल नहीं रहा है। देखो इसको देखो, ये लिखा Vg बराबर IRg, ठीक है, Vx बराबर IRx, ये हो गया, है ना। इसको बोला
इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 भागित इक्वेशन 2। यदि करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, VG बटे VX बराबर I से I कट गया, यस सर, RG बटे RX। ये यस लिख सर, सकते हैं अपन, यस सर, समझ में आया? ठीक है, यस सर। यस सर। ये हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। यस यस सर। सर, अब मैं आगे चलता हूँ, है ना, आगे का दिखाता हूँ आपको। हेलो, हाँ हाँ, क्यों राहुल कमल चा Good ये grammar डाक गया। and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, संपानगर राहुल कमल चा एक नंबर दे तो वो पर लगेगा तो भाई उन जाएगा तो खरीद दे। अभी चलो पीछे ये माइक बंद कर दो यार, कौन किसके यहाँ चल रहा है यार ये। कृष्ण कुमार बर्मन जी, माइक वो आपका वीडियो बंद करो, वीडियो। हाँ, 8 पर वो ऐसे वीडियो बताते जब उनको पता नहीं चलता, जब ऐसे पढ़ाते जब पता चल जाता। अच्छा चलिए देखिए, तो अभी इधर ध्यान दीजिए कि ये लास्ट स्लाइड है, इसको थोड़ा समझते हैं, इससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हमने, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, VG बटे VX बराबर RG बटे RX, ठीक है ना। और ये कैसे आया ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखिए कि यहाँ पर जो भी वोल्टेज है V, इन दोनों के अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगा, क्योंकि पॉइंट दोनों के। तो ये जो V है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये वाले के अक्रॉस वोल्टेज प्लस इस वाले वोल्टेज के अक्रॉस। समझ में आया क्या? देखो ये जो दो पॉइंट है, फिर से समझो, ये 2 पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स पर यदि मैंने यहाँ पर गैल्वानोमीटर और ये हाई रेजिस्टेंस को जोड़कर एक वोल्टमीटर बनाया है, तो ये जो भी नापेगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा कि नहीं? समांतर में तो जो वोल्टेज मिल रहा है वही ये नापेगा कि नहीं? यस सर, नापेगा। नापेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल V, यहाँ पर यदि कैपिटल V वोल्टेज हो तो ये कैपिटल V दोनों बराबर प्लस में जुड़ जाएंगे ना दोनों, है ना। यहाँ पर जो वोल्टेज और यहाँ पर जो वोल्टेज है इनके सम के बराबर होना चाहिए। यस सर। अब V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, है ना। यस सर। तो VX बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम उसको लिखे IX RX, यदि ऐसा लिखें, है ना, और यहाँ पर यदि लिखे VG बराबर IG RG, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रास्ता एक ही है, इसमें से जो करंट बह रहा है वही गैल्वानोमीटर से बह रहा है, यस सर। है ना। इसलिए VX को मैं क्या लिखूंगा, IG RX, और VG को लिखूंगा IG RG। V बराबर IR, ये फॉर्मूला है। तो VG बराबर IG RG, VX बराबर IG RX। हम ये बताना चाह रहे हैं कि IG करंट इससे भी बह रहा है और इससे भी बह रहा है, ठीक है। अब दोनों जगह IG आ गया, IG कॉमन, तो यहाँ बचा ब्रैकेट में RX प्लस RG। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा, RX निकालना है। तो IG को नीचे कर दिया, तो V बटे IG बराबर RX प्लस RG। अब RX निकालना है तो RG को उधर कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, RX बराबर V अपॉन IG माइनस R गैल्वानोमीटर RG, ये फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं,
का फॉर्मूला है। ये समझ में आया क्या? देखो अब आप इसको ये यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को? यस Yes, सर, यस sir. सर। फॉर्मूला का है सर। ये फॉर्मूला कैसे आया? ये v अपॉन आई जी था बराबर सर, आर एक्स समझ गए थे। था, है ना? ये आर जी उधर ले गए, इधर ले गए, तो ये जो राइट वाला है Yes, उसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, तो आर एक्स बराबर v अपॉन आई जी माइनस आर जी। ये फॉर्मूला क्या निकालता है? ये निकालता है कि किसी गैल्वानोमीटर को यदि वोल्टमीटर में बदलना हो, उसका वोल्टेज दिया हो, है ना, v बराबर मान लो 10 वोल्ट दिया है ना, और आपको जो गैल्वानोमीटर दिया है उसके अंदर से बहने वाली धारा भी दी हो और उसका रेजिस्टेंस भी दिया हो, और आपको ये बोल रहे हैं कि भाई 10 वोल्ट का गैल्वानोमीटर बना दो, तो इसमें रखेंगे तो आपको आरएक्स मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि गैल्वानोमीटर के साथ में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा, ये इससे निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, कल की जिसने क्लास अटेंड की थी उसको समझ में आसानी से आ जाएगा ये चीज। क्लियर है? हेलो, ये नीचे दिया है VG और VX। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ, ये यहां तक समझ में। यदि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम हो तथा उसमें से बहने वाली धारा का मान यानी IG बराबर 2 एम्पियर हो, तब इस गैल्वानोमीटर को 50 वोल्ट के वोल्टमीटर में बदलने के लिए 50 वोल्ट के वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में लगाए जाने वाले उच्च प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आज हम देखेंगे प्रतिबल के प्रकार क्या होते हैं। यानी प्रतिबल यानी क्या? प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रतिबल यानी क्या? प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल क्या होता है? वो प्रतिबल जो है क्या होता है? प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर पहला लिखा है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। हाँ, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कब होगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल जब होगा जब बाहरी बल वस्तु की लंबाई की दिशा में लगाया जाता है, जिससे केवल वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का बल है जिसको लगाए जाने पर वस्तु का क्या बढ़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा प्रतिबल क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, दूसरा है अभिलंब प्रतिबल, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो जब बल इस प्रकार का हो कि वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाए जिससे वस्तु का आयतन बदलता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक स्पंज होता है चौकोर, ये लोग जो मिस्त्री लोग यूज करते हैं, जी सर। है ना? ये यदि एक मान लो घन के आकार का हो, क्यूब के आकार का हो, और इस पर एक क्यूब की कितनी भुजाएं होती, कितने सरफेस रहते हैं, उस पे तल कितने होते हैं? एक घन में कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। तो यदि 6 की 6 तल पर बराबर बल लगाया जाए लंबवत दिशा से, तो बड़ा क्यूब जो है वो कैसा हो जाएगा? छोटा क्यूब हो जाएगा। बड़ा है ना, बड़ा क्यूब छोटा क्यूब हो जाएगा। तो क्या हुआ? वस्तु का आयतन कम हो गया, लेकिन इसमें आकार वही रहता है। आयतन तो कम हो गया लेकिन आकार क्या हुआ? वही रहा। ठीक है, वैसे ही तीसरा प्रतिबल है वो है अपरूपण प्रतिबल। तो जब वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाए इस प्रकार से कि जैसे मान लो एक बिल्डिंग खड़ी है ना, और बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है उसके यदि स्पर्श रेखीय दिशा में यदि बल लगाया जाए, तो आपने एक पीसा की झुकती मीनार का सुना होगा शायद।
सुना है क्या? नहीं सर। अच्छा, इसको ऐसे समझो कि एक 4 पिलर पे 4 खंभों लकड़ी के खंभों पर बल्लियों पर एक मचान आपने लगा रखा है, ठीक है? हेलो, जी सर। यस सर। अरे आवाज देते रखो। तो 4 लकड़ी के खंभों पर आपने एक मचान लगा रखा है। मचान मतलब जिसके ऊपर आप चढ़ते हैं उधर से, है ना? और मचान की दिशा में यदि आप बल लगा दे, केवल मचान को खसकाएं, तो क्या होगा? चारों पिलर थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। जी यस सर। जिधर बल लगा रहे, जैसे कई बार आपने देखा होगा मचान थोड़ा झुक जाता है एक तरफ, खंभे वही गड़े हैं, मचान भी ऊपर है, लेकिन क्या हुआ? थोड़ा सा खसक गया, झुक गए। झुक गया है, बिल्कुल सही। लेकिन ऊपर वाली सरफेस कैसी है? वो अभी भी वहां पर लगी हुई है। तो जब इस प्रकार का है ना, तो वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखी लगा यदि बल लगाया जाए, है ना, और उसका विपरीत पृष्ठ को स्थिर रखा जाए, यानी नीचे वाला नीचे का तो जगह जमीन वहीं पर है, पर ऊपर की क्या हुई? थोड़ी सी आगे खसक गई। तो ऐसा प्रतिबल क्या कहलाता है? अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल। इसमें यदि डायग्राम होता है तो मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये तो हुआ 3 प्रकार के प्रतिबल, ठीक है? अब आगे चलते हैं। विकृति क्या होती है? वह फॉर्मूला समझिए। विकृति यानी क्या? वस्तु के आकार में परिवर्तन, है ना, उसके अनुपात को। तो वस्तु की विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। यहाँ दूसरे शब्दों में विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं नीचे की परिभाषा पढ़ता हूँ। विकृति बराबर विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। इसको समझाता हूँ कि मान लो एक तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो प्रारंभिक विमा कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और उसमें बल लगाया, कौन सा बल? अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगेगा ये वाला, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन वाला जो प्रतिबल है वो अनुदैर्ध्य है। तो ये लगाया तो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ के 11 सेंटीमीटर हो गई मान लो, ठीक है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? विमा में परिवर्तन 11 सेंटीमीटर नहीं, परिवर्तन यानी क्या? 11 माइनस 10 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर, तो आ गया विकृति। ये समझ में आएगा सभी को? जी सर। नहीं आया? नहीं आया, है ना? फिर से समझाता हूँ। विकृति या स्ट्रेन, है ना, इसमें यदि मान लो तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई को हमने उस पर बल लगाया, कौन सा? उस पर लंबाई की दिशा में बल लगा रहे हैं, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया वो, है ना? तो 10 सेंटीमीटर से बढ़कर हो गई 11 सेंटीमीटर। तो ऊपर 11 बटे 10 नहीं लिखेंगे, 11 में से पहले प्रारंभिक को घटाएंगे तो आया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो कहलाएगा विकृति। समझ में आया क्या? यस सर। अभी तो लंबाई से समझ में आया, अब इसमें विकृति 3 प्रकार की होती है ना? सर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए। विकृति एक बार फिर से बताना। विकृति भी है ना, स्ट्रेस। सर एक बार फिर से। आओ फिर से सुनो। तो तुम लोग घूमने फिरने तो नहीं चले जाते बात बीच बीच में? सुनो, वापस से सुनो, फिर से सुनो। देखो, विकृति 3 प्रकार की होती है। विकृति का मतलब यह है कि विमा में, विकृति की परिभाषा यह है, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। अब विमा का मतलब क्या होता है? विमा का मतलब होता है लंबाई, आयतन या आकृति। तो यदि लंबाई की बात करें तो यहाँ विमा की जगह लिखा जाएगा लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। यदि विमा की जगह आयतन लिखे तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, है ना? तो और यदि यहाँ पर विमा की जगह आकृति लिखे तो आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति। इस प्रकार से 3 तरह की विकृतियां हो सकती है। विकृति के प्रकार में वस्तु पर लगाए गए बल के अनुसार विकृति निम्न 3 प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आयतन विकृति यानी वॉल्यूम स्ट्रेन, अपरूपण विकृति यानी शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है? अब ये होता क्या है ये समझ लेते हैं। ये भी मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अनुदैर्ध्य विकृति, यदि बाहरी बल को तार की लंबाई की दिशा में ही लगाया जाए तो तार की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति कहते हैं। यदि तार की प्रारंभिक लंबाई L हो
तथा बल लगाने से इसकी लंबाई बढ़कर कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल हो जाती है, तो तार की लंबाई में वृद्धि, यानी ये ऊपर वाली चीज निकाल रहे हैं अपन, या तार की लंबाई में परिवर्तन, वो क्या हो जाएगी, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल, तो ये आ गया स्मॉल एल। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये बोलता है अनुदैर्ध्य विकृति, हेलो यस है ना, तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि यानी स्मॉल एल बटे प्रारंभिक लंबाई यानी कैपिटल एल। ठीक है, तो जब लंबाई की दिशा में हो रहा है तो विकृति को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हो गया, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। यहाँ तक समझ में आया, हेलो स्मॉल एल यस सर। यस सर। पक्का, यस सर यस। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। तो ये तो हुई अनुदैर्ध्य विकृति। अब यदि आयतन विकृति की बात, यह विकृति केवल ठोस पदार्थों में उत्पन्न होती है, यहाँ लिखा है अनुदैर्ध्य विकृति केवल ठोस पदार्थों में उत्पन्न होती है। अब आयतन विकृति की बात करें, ठोस पदार्थों में उत्पन्न, यदि वस्तु पर बाहरी बल इसके कौन सी पृष्ठ के सर? लंबवत, सर इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। बताया ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा, चेंज इन लेंथ, यहाँ लिखा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल बराबर स्मॉल एल। इस जो बड़ा हुआ लंबाई थी उसमें से ओरिजिनल लंबाई को घटा दिया, लेंथ को घटा दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल एल, और नीचे क्या आ गया, कैपिटल एल। तो ये जो रेशो है, ये रेशो क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। तो यदि वस्तु पर बाहरी बल के इसके पृष्ठ के लंबवत इस प्रकार लगाया जाता है कि वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, तो वस्तु का एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि यदि कोई वी आकार का एक घन है और उसके ऊपर यदि हम बाहर से उसके 6 सतहें हैं, तो 6 सतहों से यदि हम बल लगा रहे हैं तो क्या होगा, 6 सतहों से जब यदि बल लगा रहे हैं तो उसका आयतन घट जाएगा, है ना। पहले उसका आयतन कैपिटल वी था, घटने के बाद उसका आयतन कैपिटल वी में से भी कुछ कम हो जाएगा, वो मान लो कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी है। तो यदि इसमें से उसको घटाएंगे तो ये यहाँ पर एक माइनस छूट गया, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस वी। तो आयतन में परिवर्तन क्या हो गया, माइनस वी। और हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है, वीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक वीमा, या लिखें आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, माइनस वी, और प्रारंभिक आयतन कितना है, कैपिटल वी। यह ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि दाब बढ़ने पर वस्तु का आयतन घटता है। यह विकृति ठोस व द्रव में बहुत कम किंतु गैसों में बहुत अधिक होती है। ये क्लियर हो गया सबको। अभी तो मैंने आपको केवल स्पंज का एक एग्जांपल दिया था। इसको यदि अपन ऐसा समझें कि एक घन के आकार का एक डब्बा है जिसमें गैस है ना, और इसको यदि सभी दिशाओं से दबाएं तो इसका आयतन कैपिटल वी से घटकर कुछ कम हो जाएगा, है ना। जी सर। तो वो हो जाएगा v माइनस स्मॉल वी। तो उसको प्रारंभिक से यदि घटा दें तो माइनस स्मॉल वी आ जाएगा, है ना। और प्रारंभिक आयतन कितना, कैपिटल वी, तो माइनस वी बटे कैपिटल वी, तो ये आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, पीटीडीसी वालों को समझ में आ रहा है ना? जी सर। हाँ, ये पूरा आपके कोर्स का ही चल रहा है ना, ये रखना। हेलो। हाँ चलिए अब हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए। हाँ चलो। हाँ, इसके बाद है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति यानी शियर स्ट्रेन, है ना। इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर समझाता हूँ। यदि किसी वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर, यानी एक घन की बात करें, घन का ऊपर वाला सतह है ना, और एक नीचे वाला सतह, घन को कहाँ रखा है, टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। स्थिर रखकर इसके विपरीत पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश बाहरी बल इस प्रकार लगाया जाता है कि न तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है, न ही वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, परंतु उसकी आकृति बदल जाती है। तो दो समानांतर पृष्ठों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन को अपरूपण विकृति कहते हैं। उदाहरण के लिए तार को मोड़ने या गेंद को पिचकाने में अपरूपण विकृति उत्पन्न होती है। यह विकृति केवल ठोस पदार्थों में उत्पन्न होती है। तो अपरूपण विकृति का फॉर्मूला है, दो विपरीत पृष्ठों का अपेक्षित विस्थापन बटे पृष्ठों के बीच की दूरी। ठीक है, ये अपरूपण विकृति ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना। अपरूपण विकृति में क्या हो रहा है, मैंने आपको जैसे बताया कि घन यानी क्यूब, है ना। घन यानी क्यूब, एक क्यूब जो या घन है वो कहाँ रखा है, वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है।
तो यदि उसका ऊपरी जो सतह है, सबसे ऊपर की जो सतह है, ऊपर की सतह को धकेला जाए और नीचे की सतह को क्या किया हुआ है, चिपका दिया है जमीन से, तो ऊपर की सतह नीचे की तुलना में कुछ थोड़ी सी आगे खसक जाएगी, लेकिन ना उसका आयतन बदलेगा ना ही उसकी लंबाई बदलेगी। तब ऐसी विकृति क्या कहलाती है, अपरूपण विकृति। ये समझ में आ गया सबको? यस ठीक है, चलो सर। अब ये आज की क्लास यहाँ पर खत्म हो गई है, क्योंकि इसने हमको बाहर भेज दिया है ना। तो अब आप लोगों को मैंने अटेंडेंस डाल दी है क्या? नहीं डाली यस सर। सर। मैं Yes, sir, अटेंडेंस डाल डाली दी है सर। मेरे ग्रुप में। डाल दिए डाल दिए। सर QB जो आपने बताया उसमें एक क्वेश्चन है ना। एक सेकंड